नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इंटरमीडिएट के 10वें अध्याय के दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि बहितमल उपचार और बायोगैस प्रोडक्शन में सूक्ष्म जीवों का कैसे योगदान होता है। दोस्तों, इसके पहले वाले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव जो माइक्रोब्स होते हैं वो कहाँ कहाँ योगदान करते हैं और हमारे हाउस होल्ड जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें कैसे हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। आइए हम जानते हैं कि वहितमल क्या होता है। वहितमल अर्थात सीवेज। देखेंगे हम लोग वहितमल। वहितमल को सीवेज बोला जाता है। सीवेज अर्थात वहितमल नगर पालिकाओं, शहरों से निकलने वाले व्यर्थ मानव मलमूत्र और कचरे को सीवेज बोला जाता है। नगर पालिकाओं, शहरों आदि से उत्पन्न व्यर्थ मानव मलमूत्र, व्यर्थ मानव मलमूत्र एवं कचरे को सीवेज या वहितमल कहते हैं। देखेंगे हम लोग कि जितने भी शहर हैं, नगर हैं, वहाँ से मानव मलमूत्र के रूप में जो कचरे हमको मिल रहे हैं, अशुद्धियाँ मिल रही है, जो वही वहितमल अर्थात सीवेज कहलाते हैं। सीवेज जो होते हैं वो रोगजनक होते हैं और इनमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होती है। सीवेज में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है और ये रोगजनक होते हैं। सीवेज से जो भी कार्बनिक पदार्थ जो मानव मलमूत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं वे रोग उत्पन्न करते हैं, बहुत ही हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए माइक्रोब्स जो होते हैं इनके प्रयोग द्वारा इन जो सीवेज होते हैं, व्यर्थ मलमूत्र जो मानव मलमूत्र होता है या कचरे होते हैं नगर पालिकाओं शहरों से निकलने वाले, उनका उपचार किया जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है। अब एक और चीज यहाँ जानने योग्य चीज है कि स्लज या आमपक क्या होता है। स्लज देखेंगे, स्लज किसे कहते हैं। स्लज को हिंदी में आमपक बोला जाता है। यहां देख रहे हैं कि शहरों से जो उत्पन्न मानव मलमूत्र एवं कचरा होता है वह लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव युक्त होता है, लेकिन जो मानव मलमूत्र या कचरा ठोस के रूप में होता है उसे स्लज कहा जाता है। दोस्तों देखेंगे कि जो ये वहितमल होता है यह द्रव के रूप में होता है, जबकि जो स्लज होता है, आंपक होता है, वह होता है
ठोस के रूप में, किंतु वे दोनों कार्बनिक पदार्थों से युक्त होते हैं और दोनों ही हानिप्रद होते हैं। अब हम देखेंगे कि वहित मल उपचार क्या होता है, सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और कैसे इसमें सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होते हैं। वहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, इसको हम लोग देखेंगे। वहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। जो वहित मल होता है इसके उपचार को दो भागों में बांटा गया है। वहित मल का उपचार जो होता है वह दो चरणों में, दो स्टेप में पूरा होता है। देखेंगे, वहित मल का उपचार दो चरणों में किया जाता है। जो पहला चरण होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, उसे हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं। पहले चरण को हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं। देखेंगे हम लोग, जो पहला चरण है वह है प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग वहित मल से, तो सबसे पहले इसको, जो वहित मल होता है, जो द्रवी फार्म में, लिक्विड फार्म में जो वहित मानव मलमूत्र या व्यर्थ कचरा होता है, जो नगरों से और शहर से, नगर पालिकाओं से निकलता है, उत्पन्न होता है, इसको प्राथमिक उपचार में जब लाते हैं तो इसका निस्यंदन करते हैं, इसको छानते हैं और इसका अवसादन करते हैं। अवसादन और निस्यंदन, इन दो विधियों द्वारा प्राथमिक उपचार किया जाता है। देखेंगे हम लोग कि प्राथमिक उपचार में वहित मल का प्राथमिक उपचार निस्यंदन, जिसको फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, छानना या फिल्ट्रेशन। वहित मल का जो प्राथमिक उपचार होता है उसमें निस्यंदन, फिल्ट्रेशन और अवसादन इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। अवसादन को सेडिमेंटेशन और निस्यंदन को फिल्ट्रेशन कहते हैं। वहित मल का जो प्राथमिक, इन्हीं दो विधियों के सीरियल क्रम में, यानी क्रमिक अनुक्रमों के द्वारा किया जाता है। निस्यंदन और अवसादन के क्रमिक अनुक्रम द्वारा किया जाता है। क्या करते हैं, जितना वहित मल होता है उसको सबसे पहले फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर उसका अवसादन करते हैं, और यह दोनों विधियां सर्वप्रथम यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाती है। देखेंगे इनको, जो क्रमिक अनुक्रम है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। सबसे पहला काम करते हैं हम लोग कि जितनी भी अशुद्धियों में खरपतवार होते हैं उनको छानते हैं, यानी मानव मलमूत्र में उपस्थित अशुद्धियों एवं खरपतवारों को सर्वप्रथम
छानते हैं। मानव मलमूत्र एवं अशुद्धियों को हम लोग सर्वप्रथम फिल्ट्रेशन करते हैं, इसको छानते हैं और छानकर जो भी खरपतवार व्यर्थ के कचरे हैं, जो बड़े कण हैं, उनको अलग कर लेते हैं। अब दूसरी विधि को देखेंगे कि दूसरी विधि में क्या किया जाता है। मिट्टी और छोटे कणों को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। दूसरी विधि में जो मिट्टी होती है, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको नीचे बैठ जाते हैं, अवसादन की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए बालू में हम लोग पानी को डाल दें और थोड़ी देर रख दें गिलास में रख के, तो देखते हैं बालू नीचे बैठ जाता है और यह प्रक्रिया ही अवसादन होती है, सेडिमेंटेशन होता है, ठोस के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। तो दूसरी प्रक्रिया हम देखेंगे, मिट्टी और छोटे जो कण होते हैं उस वहित मल में, कचरे में, उनको अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। और तीसरी विधि जो होती है कि इस अवसादन के बाद से सभी ठोस, जितने भी ठोस होते हैं, जैसा कि अभी मैं बताया था आपको स्लज की जो अशुद्धियां ठोस के रूप में होती है, सभी ठोस जो होते हैं वह स्लज के रूप में नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो होता है वह प्लावी यानी कि तैरने युक्त, प्लावी का अर्थ होता है प्लवन अर्थात तैरने वाले पदार्थ के रूप में, ऊपर का जो कचरा मल युक्त जो लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको सुपरनेटेड कहते हैं, एक बहिस्राव का निर्माण करते हैं। और चौथी प्रक्रिया हम देखेंगे कि जब ये बहिस्राव का निर्माण हो जाता है इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो इसको देखेंगे। जो बहिस्राव होता है, जो बहिस्राव का निर्माण तीसरे चरण में होता है, इस बहिस्राव को हम लोग प्राथमिक निस्सादन टैंक, जिसे सेटलिंग टैंक बोलते हैं, इसमें द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। यह तो हो गए सब प्राथमिक उपचार, यानी कि वहित मल जो होता है, सीवेज जो होता है, इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे होता है। अब हम जानेंगे कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अर्थात द्वितीयक उपचार देखेंगे हम लोग। द्वितीयक उपचार में जो प्राथमिक बहिस्राव होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के तहत, उसको बड़े वाई टैंकों से गुजारा जाता है। देखेंगे हम लोग द्वितीयक उपचार में कैसे क्या प्रोसेस किया जाता है और कैसे कंप्लीट होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वाई टैंकों में से गुजारा जाता है। जो प्राथमिक बहिस्राव था, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपको बताए थे, उसको बड़े से वाई टैंकों में से गुजारा जाता है और इसे यांत्रिक रूप से हिलाकर वायु को पंप किया जाता है। जो बड़ा सा टैंक होता है उसमें बाहर से वायु पंप किया जाता है और मैकेनिकली इसको खूब हिलाया जाता है। और इससे क्या होता है कि लाभदायक वायवीय सूक्ष्मजीव, जो एरोबिक सूक्ष्मजीव हैं, जो वायु में ग्रोथ करते हैं, वह माइक्रोब्स जो होते हैं, उनकी प्रबल सशक्त वृद्धि, बड़ी तेजी से वो ग्रोथ करने लगते हैं और झुंड के रूप में बहुत ज़्यादा संख्या में उनकी वृद्धि उर्वरक के रूप में होने लगती है। और सूक्ष्मजीव जो होते हैं, ये सूक्ष्मजीव वृद्धि करके, जो वायवीय सूक्ष्मजीव हैं, एरोबिक सूक्ष्मजीव हैं, वो वृद्धि करके और कार्बनिक पदार्थों के, जैसा कि हमको पता है कि कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वहित मल में, तो उन कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों को खा के खपत कर देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जिससे ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीकृत होकर वहित मल का जो बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वह घट जाता है और फिर बहिस्राव को पुनः निस्सादन टैंक या सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, जहां जीवाणु जो होता है, जीवाणुओं का झुंड, जिसे प्लांक्स कहा जाता है, जीवाणुओं के झुंड को प्लांक्स बोला जाता है, यह प्लांक्स उसे अवसाद में परिवर्तित कर देता है। जो कार्बनिक पदार्थ की खपत के द्वारा जो पदार्थ बचता है उसे अवसाद में परिवर्तित कर देता है और यह अवसाद जो होता है सकृत आंपक या सलज कहलाता है। इस आंपक के छोटे से, इस आंपक या सलज, जहां भी आंपक लिखा है दिमाग में आपके होना चाहिए कि जो ठोस के रूप में वहित मल होता है उसे ही आंपक या सलज कहा जाता है। इस आंपक के छोटे से भाग को फिर से पीछे वाई टैंक में पुनः पंप करते हैं और पंप किया जाता है, जिससे एरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। जिस टैंक में इसको ले जाया जाता है उस टैंक को हम लोग एनारोबिक देखेंगे। एरोबिक मतलब वायवीय, एनारोबिक मतलब अवायवीय स्लज डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। और यहाँ जीवाणुओं की अवायवीय रूप से वृद्धि करने वाली, अन्य किस्में वायवीय भी जीवाणु होते हैं और अवायवीय भी जीवाणु होते हैं। तो जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर
टैंक है, यहाँ जीवाणुओं के अवायवीय रूप से वृद्धि करने वाली अन्य किस्में जो स्लज में उपस्थित जीवाणु और कोकों का पाचन कर ले, जो भी स्लज ठोस जो अपशिष्ट है उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पाचन कर लेती हैं, और पाचन के दौरान जो जीवाणु होते हैं वह गैसों का मिश्रण, जैसे देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उत्पन्न करती हैं। ये गैसें जो होती हैं बायोगैस का निर्माण करती है। बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है, जिसको हम अभी बताएंगे आपको। ज्वलन प्रवृत्ति के होने के कारण जो ये गैसें हैं वह ज्वलनशील प्रवृत्ति की हैं, और इस प्रवृत्ति के होने के कारण इनका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। और जब ऊर्जा के स्रोत में इनका उपयोग हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद से जो भी बचती है अशुद्धियाँ, यानी द्वितीयक उपचार के बाद, यहाँ तक द्वितीयक उपचार कंप्लीट होने के बाद से जो भी बचता है अवशेष वह शुद्ध हो जाता है, वह जल के रूप में, उसको हम लोग प्राकृतिक जल स्रोतों, नदी है, तालाब है, झरना है, जो शहर की आबादी से हट के है, उनमें उसको छोड़ दिया जाता है। देखेंगे कि द्वितीयक उपचार के बाद बहिस्राव को नदी, तालाब, झरनों, जो भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनमें छोड़ दिया जाता है। और यह इतनी तेजी से चूंकि मानव आबादी बढ़ रही है, तो यह जो प्रोसेस है, हमको क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम बहित मल उपचार की विधि का प्रयोग करें, और इसके लिए जो भी टैंक है, जो भी प्रोसेस है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करने से हमारी जो नदियां हैं वो प्रदूषित नहीं होंगी, जल स्रोत हमारे प्रदूषित नहीं होंगे, और जिससे हमको शुद्ध जल मिलेगा। भारत सरकार के वन मंत्रालय ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, देखेंगे हम लोग कि जो गंगा एक्शन प्लान है वह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान योजनाओं की शुरुआत किया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान का शुरुआत किया है, जिससे हमारी नदियां जो है वो प्रदूषण से बची रहेंगी। ये तो हो गया बहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का योगदान। अब हम जानेंगे कि जो गोबर गैस होता है, यानी बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव कैसे योगदान करते हैं, कैसे उनका उपयोग होता है, बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे होता है। बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव में जानेंगे हम लोग कि जो बायोगैस होता है वह क्या होता है। बायोगैस अर्थात नाम है बायो का मतलब होता है जीव, यानी जीवधारियों से उत्पन्न होने वाली गैस है, अर्थात बायोगैस। और बायोगैस जो होती है इसको डिफाइन कैसे करें, परिभाषित कैसे करेंगे, तो बायोगैस की परिभाषा आप देंगे कि बायोगैस मुख्यतः मीथेन युक्त गैसों का मिश्रण होती है। बायोगैस मुख्यतः मीथेन युक्त गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें देखेंगे कि मीथेन के अतिरिक्त अन्य गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि गैसें भी होती हैं, लेकिन मुख्यतः उसमें सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस होती है। बायोगैस मुख्यतः मीथेन गैसों का मिश्रण, मीथेन युक्त गैसों का मिश्रण होती है। इसके बाद से दो चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में होनी चाहिए कि मिथेनोजन और मिथाइनोबैक्टीरियम, दो शब्द आपको बायोगैस से संबंधित हमेशा याद रखने चाहिए, मिथाइनोबैक्टीरियम और मिथेनोजन। जो मिथेनोजन है यह जीवाणुओं का एक ग्रुप होता है, और मिथेनोबैक्टीरियम जो होता है वह एक अकेला जीवाणु होता है जो मीथेन गैस उत्पन्न करता है। बायोगैस की जो प्रक्रिया होती है, बायोगैस का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, इसको हम जानेंगे कि जो बायोगैस होता है, देखेंगे कि जो बायोगैस होता है मुख्यतः मीथेन युक्त गैसों का मिश्रण है। कुछ जीवाणु जो सेलुलोज युक्त पदार्थों पर, ऐसे जीवाणु जो सेलुलोज युक्त, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं कि जो सेलुलोज युक्त पदार्थों पर अवायवीय रूप, यानी बिना वायु की उपस्थिति में अवायवीय रूप से उत्पन्न होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड H2CO2 और H2 के
साथ बड़ी मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। इन जीवाणुओं को मिथेनोजेन जीवाणु कहते हैं। मिथेनोजेन जो जीवाणु होता है वह अवायवीय रूप से यानी वायु की अनुपस्थिति में यह ग्रोथ करता है। जो सेलुलोज युक्त पदार्थ होते हैं उन पर, जो सेलुलोज युक्त पदार्थ होते हैं उन पर ये ग्रोथ करता है और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि गैसों की उत्पत्ति करता है, उत्पन्न करता है। इसी इन जीवाणुओं का नाम है मिथेनोजन जीवाणु। आपसे पूछा जाए कौन ऐसे जीवाणु हैं जो अवायवीय रूप से, चाहे अवायवीय जीवाणु का नाम बताइए, तो आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि मिथेनोजन श्रेणी के जो समूह के जो जीवाणु हैं ये अवायवीय जीवाणु हैं। तो ये बिना वायु की उपस्थिति के ही ग्रोथ करते हैं और सेलुलोज को पचा कार्बन डाइऑक्साइड, सेलुलोज पर ग्रोथ करके और कार्बन डाइऑक्साइड और बड़ी मात्रा में मीथेन गैस की उत्पत्ति करते हैं। तथा इसमें मिथेनोबैक्टीरिया जो मिथेनोजेन जो जीवाणुओं का समूह है, इनमें जो जीवाणु होते हैं, कौन जीवाणु होते हैं, तो वह जीवाणु मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम नामक एक अकेला जीवाणु है जो सेलुलोज को पचाता है और मीथेन गैस उत्पन्न करता है। देखेंगे कि जो पशु होते हैं, जो मिथेनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु, देख रहे हैं मिथेनोबैक्टीरियम नामक जो जीवाणु होता है, यह जो हमारे पशु हैं, गाय है, गाय के अमाशय में कई कोष्ठक होते हैं, जिसके पहले अमाशय को, गाय का जो प्रथम अमाशय होता है उसको बोला जाता है रुमेन। और गाय के प्रथम अमाशय में जब गाय भोजन चारा खाती है तो उनके चारे में देखते हैं हरी पत्तियां खाती है, उसमें पर्याप्त मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। और इन सेलुलोज को जब गाय चारा प्रथम अमाशय में मिथेनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु गाय के प्रथम अमाशय अर्थात रुमेन में पहुंचकर जो सेलुलोज खाई है, पत्तीदार सब्जियां, हरी पत्ते को खाती है, उनको पचा के और पचाने के बाद से क्या करते हैं कि उसको तोड़ के पोषक पदार्थ, उसको पचा के और उस गाय को भोजन देने का काम करते हैं, उचित पोषक पदार्थ देने का काम करते हैं। इसी प्रकार से यह जीवाणु जो होता है, जो मिथेनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु है, गोबर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और यह जो गोबर में पाया जाने वाला जीवाणु है वह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के अतिरिक्त सर्वाधिक मात्रा में गोबर से क्या उत्पन्न करता है, तो मीथेन उत्पन्न करता है। एक चीज और मीथेन के बारे में जानेंगे कि यह ज्वलनशील गैस होती है, प्रकाश भी उत्पन्न करती है और मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है क्योंकि यह सड़ी गली दलदली स्थानों से प्राप्त होने वाली गैस होती है। तो देखेंगे हम लोग कि जो मिथेनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु होता है वह गोबर से एक प्रकार की गैस उत्पन्न करता है, उस गैस को मीथेन गैस कहते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और इनका प्रयोग हम लोग विद्युत उत्पन्न करने में, प्रकाश उत्पन्न करने में और भोजन के पकाने में करेंगे। देखेंगे एक संयंत्र के माध्यम से समझेंगे। यह जो गोबर गैस प्लांट है, बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। यह जो बायोगैस प्लांट है या गोबर गैस प्लांट है, इसमें क्या किया जाता है, एक टैंक बना होता है जिसमें क्या हो जाता है, एक पाइप जोड़ के डाइजेस्टर से इसको जो अटैच किया जाता है और एक अलग से पाइप जिसमें ठोस अशुद्धियाँ होती है, ठोस बहिर्गमल होते हैं जिसको स्लज बोला जाता है, इसमें स्लज एकत्रित होते हैं और गोबर और जल मिला के इसमें प्रवाहित किया जाता है। और चूंकि जैसा कि हमको पता है गोबर में मिथेनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु होता है, यह जीवाणु का मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 तथा अन्य गैसें उत्पन्न करता है जो गैस, और यहाँ से गैसें निकलती है, देख रहे हैं गैस निकल रही है और गैस यह निकल के और पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करती हैं और प्रकाश के साथ साथ भोजन को पकाने में गोबर गैस का प्रयोग करते हैं। भारत में सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारत में सर्वप्रथम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं खादी एवं ग्रामीण उद्योग, देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग के संयुक्त प्रयास से इस संयंत्र का यानी बायोगैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।